दोस्तों यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो 22 अगस्त को मेंस लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बार का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप आगे के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, इस वीडियो का पर्पस आप लोगों को ऑप्शंस बताना है, किसी को और एग्जाम की तरफ फोर्स करना नहीं है। मैं बहुत क्लियर डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगा कि यहां पर मैं आपको कहीं भी ये नहीं बोलने वाला कि भाई आप अपने करंट एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दो और आप इस एग्जाम की तरफ आ जाओ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैं आपको ऑप्शंस बताऊं जिनको आप पर्सनली चेक करो और फिर डिसाइड करो कि भाई आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और उसको आप आगे फॉलो करो। तो यहां पर मेरा पर्पस आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एग्जाम या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स की तरफ धकेलना नहीं है, मेरा पर्पस आप लोगों को इन्फॉर्म करना है। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों यहां पर देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जब भी आता है तो कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो जाती है और कुछ लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 1 साल से लगातार बहुत मेहनत करी होगी, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो कि मल्टीपल ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा होगा। तो उससे कुछ एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि भाई यहां पर कोई सिलेक्ट होगा और कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डालें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आप लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत आप लोगों की वेस्ट नहीं जाएगी। बस आपको ये जो शोक सभा है 1-2 दिन की, वो मनाने के बाद आपको दोबारा से अपने प्रिपरेशन मोड में आना पड़ेगा या फिर अपने लिए कोई आगे का रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप लोग लंबा समय नहीं बिता सकते, क्योंकि ये चीज आपको और डाउन करती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके पास इस टाइम पर बेसिकली 3 ऑप्शन है। अगर मैं एक बहुत लॉजिकली बात करूं तो 3 ऑप्शन क्या है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि भाई आप लोग पहले तो अपने इस बार के जो एग्जाम आपने जो दिए हैं प्रीलिम्स के, उनमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि क्या मुझसे सीसेट में मिस्टेक हुई है। अगर सीसेट में मिस्टेक हुई है तो क्या एग्जैक्टली मेरी मिस्टेक थी, क्या मुझसे जीएस के सब्जेक्ट्स में मिस्टेक हुई है, क्या मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिए हैं, क्या मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, क्या रीजन था जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो बहुत क्लियर शब्दों में आपके पास लिखा होना चाहिए। और दोस्तों वो पेज जो है जहां पे आपने वो लिखा हुआ है रीजन, वो आपको अपनी टेबल के सामने चिपका लेना। वो पूरे साल आपको हॉन्ट करना चाहिए कि यार ये चीजों का मुझे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज ने मेरा 1 साल मुझे बर्बाद करता हुआ दिखा दिया है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो दिस इज द टाइम जहां पर आप 1-2 दिन अपनी इस बार की मिस्टेक्स को एनालाइज करके अपनी नई प्रिपरेशन को प्लान करो। देखो, रीसेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को रीअलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी सिलेक्शन नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ये भी होता है कि भाई हमारी अप्रोच सही नहीं थी, हमारे तरीके सही नहीं थे, हम शायद एग्जाम के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे थे। तो जो भी रीजन आपका निकल के आएगा एनालिसिस के बाद, वो आप लोगों ने लिख लेना है और फिर दोस्तों आपने अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से रीस्टार्ट करोगे, नहीं, आप लोगों ने जो पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है आप उसी पे रीबिल्ड करना शुरू करोगे। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो आप में से बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे होंगे, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, ये एग्जाम आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो उस केस में आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है और आप लग रहा है कि भाई मैं एक अटेम्प्ट और दे सकता हूं, आपकी फैमिली ने आपको अप्रूवल भी दे दिया है, तो आपको इस एग्जाम की तैयारी अब रीस्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करूंगा, वो मेरा मेन टारगेट एग्जाम है, लेकिन अगर कोई और ऐसा एग्जाम भी है जो मेरे सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को यूटिलाइज करके क्रैक हो सकता है, तो मैं अब उन एग्जाम्स को भी देना शुरू करूंगा। देखिए, इनिशियली क्या होता है, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो जब मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में आया तो मुझे लगा कि भाई मैं तो महाभारत का अर्जुन हूं, जिसे सिर्फ यूपीएससी सीएससी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। मुझे किसी और एग्जाम की तरफ फोकस नहीं करना है, मुझे अपना करंट फोकस सीएससी एग्जाम वाला डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही मैंने सीएससी की तरफ से आंख हटा के किसी और एग्जाम की तरफ देखा तो मेरा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा और फिर शायद मेरा रिजल्ट सीएससी में अच्छा नहीं आएगा। बट दोस्तों, अगर मैं 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूं और बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरा सीएससी का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्या पता लक फैक्टर की वजह से ना आ रहा हो, तो उस केस में मुझे इस प्रिपरेशन को यूटिलाइज करके किसी और एग्जाम को क्रैक करने के बारे में भी सोचना चाहिए। नो डाउट इस दौरान भी मेरा जो मेजर फोकस जो है वो यूपीएससी सीएससी की तरफ ही रहेगा, बट मैं थोड़ा बहुत फोकस अपना बाकी एग्जाम्स की तरफ भी देना शुरू करूंगा, क्योंकि यहां पर सीएससी मेरा अल्टीमेट गोल भले ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना है वो बाकी एग्जाम्स भी पूरा कर सकते हैं। तो वो चीजें मुझे अब देखनी शुरू करनी चाहिए, और यहां पर मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि भाई वो एग्जाम चूज कैसे करने हैं जिनको हमें सीएससी प्रिपरेशन के साथ फॉलो करना है अपने एज अ प्लान भी। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या है, देखो सबसे आसान ऑप्शन है, लेकिन मन बहुत जो है मजबूत करना पड़ेगा इस ऑप्शन को फॉलो करने के लिए कि भाई तैयारी बहुत हो गई, अब छोड़ते हैं तैयारी,
अब कुछ और सोचते हैं, चलो प्राइवेट जॉब शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को द एंड बोलने वाले हो कि भाई मैंने यूपीएससी में 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, मेरा अब कुछ नहीं बन रहा है, तो मैं इस प्रिपरेशन को छोड़ रहा हूं। तो ये जो कैटेगरी है 2 और 3 कि भाई आप एक तो ये सोच रहे हो कि भाई मैं इस एग्जाम के साथ साथ कुछ और एग्जाम देने की सोच रहा हूं, और एक ही चल यूपीएससी सीएससी नहीं हो रहा तो मैं प्रिपरेशन द एंड कर रहा हूं। इन दोनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैं ये सेशन आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर इन दोनों कैटेगरी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपने यूपीएससी में बहुत मेहनत कर ली है, इस एग्जाम में काफी एफर्ट डाल दिए हैं, तो देयर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो जहां पर आपके एफर्ट काम आ सकते हैं, आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। क्योंकि उन एग्जाम्स का कहीं ना कहीं जो पास रिजल्ट है वो हमें शो करता है कि भाई उन एग्जाम्स में यूपीएससी वाले बच्चों के निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो एग्जाम्स ये बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप भी वो बच्चे हैं तो ये एग्जाम्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। अब दोस्तों ये एग्जाम्स कैसे चूज करने चाहिए, पहले हम उसकी बात करेंगे और फिर हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे। देखिए एग्जाम चूज करने के कुछ तरीके हैं। पहले तो अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई मैं आपको अदर एग्जाम्स बता जरूर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं भी आपको ये नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपने यूपीएससी मेन सीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन को या फिर मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़ दो। नहीं, छोड़ो मत भाई, आप अपना मेजर टाइम उसी एग्जाम की प्रिपरेशन में दो। लेकिन अगर उस प्रिपरेशन के साथ, अगर लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रिपरेशन के साथ कोई और एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। और यहां पर जो मेरा पहला पैरामीटर है वो यही पैरामीटर एग्जाम चूज करने का कि भाई आपका जो सिलेबस ओवरलैप है मोर देन 70% होना चाहिए बिटवीन द एग्जाम यू आर चूजिंग एंड बिटवीन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट पीसीएस चूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप यूपी पीसीएस चूज करते हो, हरियाणा सिविल सर्विस चूज करते हो, पंजाब सिविल सर्विस चूज करते हो, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है चूज करते हो, तो उनका जो सिलेबस है वो मोर देन 70% ओवरलैप करता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन से। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, आप अगर क्वांट कर रहे हो, अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह पढ़ रहे हो, आप मुन्ना सर के लेक्चर देख रहे हो, जो भी काम आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी के लिए कर रहे हो वो एज सच आपकी जो है काम आएगी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो दोस्तों ये प्रिपरेशन कॉमन प्रिपरेशन है भाई, आप एक तीर से 2 शिकार मार रहे हो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि भाई अगर मैं सिंगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इस एग्जाम की 80% प्रिपरेशन मुझे अपने दूसरे एग्जाम में भी काम आने वाली है। ये सिनर्जी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों यहां पर आप कोई ऐसा एग्जाम चूज नहीं करोगे जो कि पोल्स अपार्ट हो कि भाई एक तरफ मैं तैयारी कर रहा हूं यूपीएससी सीएससी एग्जाम की, अब मैं दूसरा एग्जाम चूज कर रहा हूं गेट एग्जामिनेशन, तो ये एक सिनर्जी नहीं बन पाएगी। आपको दोनों की सेपरेट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दोनों डिफरेंट टाइप के एग्जाम है। बट अगर आप ऐसे एग्जाम चूज करते हैं जो कि सिनर्जी में है, जिनकी प्रिपरेशन कॉमन है और जिनकी अलाइनमेंट भी सेम है, तो दोस्तों ऐसे एग्जाम आप लोगों को चूज करने चाहिए। तो द फर्स्ट पैरामीटर टू चूज द सेकंड एग्जाम इज सिलेबस ओवरलैपिंग। एटलीस्ट 70% सिलेबस ओवरलैप होना चाहिए विद योर सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है। सेकंड पैरामीटर क्या है? सोशल स्टेटस। देखिए कई बार क्या होता है, हमने सुना होगा कि भाई आसमान से गिरा खजूर पे लटका। आपने वो वाली कहावत को यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। आप अगर यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस नहीं बन पाए हैं, आईपीएस नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करिए जहां पर आप जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाए, आप आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन जाए, आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाए, आप एसडीएम बन जाए स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करके, आप जो है ईटीओ इनकम एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बन जाए। ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो भले ही आईएएस आईपीएस जितनी वैल्यू तो नहीं रखती, लेकिन उनकी स्टेटस हमारी सोसाइटी में बहुत हाई है। मतलब जब हम किसी को बताते हैं कि भाई वी आर जीएसटी इंस्पेक्टर, वी आर इनकम टैक्स ऑफिसर, वी आर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो बताते हुए हम काफी प्राउड फील करते हैं। आपको ऐसी पोस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी चीज कि भाई जो हम सेकंड एग्जाम या थर्ड एग्जाम चूज कर रहे हैं, क्या उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके हमें वो सैलरी, वो पर्क्स, वो अलाउंसेस मिलेंगे जिनको हम लेने के लिए काफी खुश हो जाएं। मतलब भले ही आईएएस बन के हमें 1,40,000 रुपए मिल रहे थे, अब वो नहीं मिल पा रहे, तो ऐसी जॉब तो ना पकड़े जहां पे 38,000 मिले, जहां पे 30,000 मिले, कम से कम 80-90,000 1 लाख तो सैलरी मिले। ऐसी आप लोगों की जो है एस्पिरेशन सेकंड एग्जाम की होनी चाहिए। फोर्थ पैरामीटर क्या है? देखो आप में से ना बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम इसलिए क्वालिफाई करने की सोच रहे होंगे कि यार अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना तो पावर आएगी, पावर आएगी, उस पावर को फिर पॉजिटिवली एक्सरसाइज करेंगे लोगों के भले के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सपना होगा पब्लिक सर्विस करने का, तो आप जो सेकंड एग्जाम चूज करेंगे वहां पर भी आपके पास ये पावर आए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि भाई हाँ, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके भी मेरे पास थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है, आई कैन रीच आउट टू द लास्ट पर्सन इन द क्यू और उसकी मैं मदद कर सकता हूं। तो ये अगेन आपको जो है सेकंड एग्जाम चूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने को मिलेगा। पांचवा पैरामीटर क्या है? भाई वो एग्जाम चूज करो जिसको क्वालिफाई करके जब आप जॉब करने बैठो तो आपको सेटिस्फेक्शन फील हो, आपको लगे कि हाँ यार मैं कंपिटेंट एग्जाम क्वालिफाई करके आया हूं, दिस इज
एग्जाम जो है मैच करता है मेरी कंपिटेंसी से, मेरी नॉलेज से, मेरे लेवल से, और इसको मैं रिटायरमेंट की तक कंप्लीट कर सकता हूं, ऐसा आप एग्जाम पकड़ो जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, कि भाई लगभग 4-5 साल में प्रमोशन हो रही हो, सैलरी बढ़ रही हो, ठीक है, ऐसी फीलिंग अगर आपको मिले तो भाई वो एग्जाम बहुत बढ़िया होता है। छठा बट नॉट द लीस्ट पैरामीटर क्या है कि भाई ऐसा एग्जाम चूज करो जो कि बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट हो रहा हो, जिसकी इंटीग्रिटी पे सवाल ना खड़ा हो रहा हो और जो रेगुलर हो रहा हो। तो इन पैरामीटर के बेसिस पे जब आप कुछ एग्जाम्स चूज करते हैं तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कौन से एग्जाम आपके सामने आते हैं? तो सबसे पहले आता है स्टेट पीसीएस, कि भाई जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं उसका स्टेट पीसीएस एग्जाम दूंगा और आसपास वाले स्टेट पीसीएस जो है उनको भी कवर करना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई वाज फ्रॉम यूपी, मैंने पंजाब सिविल सर्विस का जो है मीन्स लिखा है, मैंने यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है, मैंने हरियाणा सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया है। तो ऐसे एग्जाम मैंने चूज किए जो कि मेरे सिमिलर नेचर के थे। तो स्टेट पीसीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि यूपीएससी के बहुत सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं, जैसे सीएपीएफ एक एग्जाम है, सीडीएस एक एग्जाम है, एसिक डीडी का एक एग्जाम है, ईपीएफओ का, एपीएफसी और ईओ का एक एग्जाम है, एएलसी का एक एग्जाम है, एलयू का एक एग्जाम है। ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं यूपीएससी के जिनमें आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन यूटिलाइज करके अटेम्प्ट दे सकते हैं। हाँ, नो डाउट इनमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपको और भी करनी पड़ेगी, कुछ कंपोनेंट हैं जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ रखे होंगे, लेकिन अराउंड 70% सिलेबस तो यहां पर भी ओवरलैप करता है विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। तीसरी ऑप्शन क्या है कि भाई रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम देते हैं, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में यूपीएससी की प्रिपरेशन कहां काम आएगी? थोड़ी बहुत फेज 1 में काम नहीं आएगी, लेकिन फेज 2 में बहुत अच्छी काम आ जाएगी। भाई आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ऑलरेडी आती होगी, आपको जो है ईएसआई की इकोनॉमिक्स की आंसर राइटिंग आती होगी, आपको एफएम के आंसर राइटिंग के टूल्स पता होंगे कि भाई इस तरीके से मैं अच्छा आंसर लिख सकता हूं, वो प्रिपरेशन यहाँ पर काम आती है। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई भी करते हैं। नबार्ड ग्रेड एक ऐसा एग्जाम है। देन बहुत सारे बच्चे सीजीएल एग्जाम भी देते हैं, बैंकिंग एग्जाम भी देते हैं। सीजीएल की तो आजकल नोटिफिकेशन भी आ रखी है। तो दोस्तों अगेन देखो, आपको चूज करना है कि भाई आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एनआईएसएल एओ की पोस्ट आ रखी है। आप चूज करेंगे कि भाई आपके लिए उन पैरामीटर के हिसाब से कौन सा बेस्ट एग्जाम है जो आपको चूज करना चाहिए। दोस्तों यहां पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन के बारे में बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है और जिसकी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि भाई अब कभी भी रिलीज हो सकती है। वो एग्जाम है एपीएफसी और ईओ एग्जाम। तो सर मैं उस एग्जाम के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसके भी रीजन बताना चाहूंगा। पहला रीजन तो है कि भाई 70% सिलेबस ओवरलैप करता है, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर यह है कि भाई आप लोग इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। तो हमारी जो एक डेस्पिरेशन थी कि भाई हम यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी फीलिंग मिलेगी भाई मैंने यूपीएससी का भले ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया हो, मैंने यूपीएससी का ही एपीएफसी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मैंने यूपीएससी का ही ईओ का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो वो जो यूपीएससी का तमगा है वो आपको इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपसे जुड़ जाएगा। तो वो एक जो है सेटिस्फेक्शन आपको पक्का मिलेगी। एंड दोस्तों थर्ड रीजन क्या है कि भाई इन जॉब्स की प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इन जॉब्स को क्वालिफाई करके आपको एक अच्छा स्टेटस, आपको एक अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स, अच्छे अलाउंसेस, अच्छी पोस्टिंग मिलने वाली है। तो इसलिए आपको इन एग्जाम्स की तरफ आना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूं ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन के बाद ये डिसाइड करने में काफी जो है कॉन्शियस फील करेंगे, हाँ मुझे चूज करना है नहीं करना है। देखिए इनमें सबसे पहले मैं आपको एपीएफसी के बारे में बताना चाहूंगा। देखो एपीएफसी और ईओयू, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर ईओयू, दो पोस्ट है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में। ईपीएफओ क्या, आप ये भी सुन लीजिए। ईपीएफओ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल पोस्ट हैं। जैसे वहां पे एक आरपीएफसी पोस्ट है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वहां पे एपीएफसी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वहां पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एक पोस्ट है, वहां पर एसएसए एक पोस्ट है, वहां पर पी एक पोस्ट है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोस्ट है, मल्टीपल हायरार्की की पोस्ट बनी हुई है। अब उन पोस्ट में से दो पोस्ट ऐसी हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, जिनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि भाई यहां पर एक पेपर होगा, पेपर के बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको इन पोस्ट पे जो है रिक्रूट किया जाएगा। अब दोस्तों ये पेपर कंडक्ट कौन करता है? देखिए ईपीएफओ इन दो पोस्ट के लिए खुद ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है। ईपीएफओ रिक्वेस्ट करता है किसको? यूपीएससी को, कि भाई मेरे जो है इन दो पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसीज खाली हो चुकी हैं कि आप इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवा के सुटेबल लोगों को सिलेक्ट करके मुझे वापस भेज दोगे ताकि मैं उन लोगों को रिक्रूट कर दूं इन पोजीशन पे। तो यहां पर यूपीएससी क्या है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। एग्जाम में क्वालिफाई होने का तब कहां पे काम करोगे? ईपीएफओ पे। कौन सी पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे? या तो एपीएफसी पे या फिर ईओयू पे। तो यहां पर अगर आप एपीएफसी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो तो आप लोग बन जाते हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखिए एग्जाम रेगुलर नहीं है, लेकिन जब भी आता है काफी अच्छे लोगों के लिए सौगात लेकर आता है। 2002 में आया, 4 में आया, 12 में आया, 15 में आया और लास्ट टाइम 23 में आया। और वी आर लकी कि भाई एग्जाम 25 में भी आ रहा है। तो यहां पर जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे ईपीएफओ में। अब ये क्या है पोस्ट? ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पर आप क्लास ए ऑफिसर बनते हो,
लेवल 10 आपका होता है पे मैट्रिक्स के हिसाब से 7th पे कमीशन की, और आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 ऑन ज्वाइनिंग होती है। तो यहाँ पर आपके काम क्या होते हैं कि भाई आप जो ईपीएफओ के एक्ट हैं या फिर ईपीएफओ की जो स्कीम्स हैं उनका निर्वहन करते हो। जैसे पीएफ एक्ट, क्या इंडस्ट्रीज पीएफ एक्ट को ढंग से फॉलो कर रही हैं? क्या जो पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, क्या इंडस्ट्रीज उनको फॉलो कर रही हैं? क्या अगर किसी इंडस्ट्री को इन स्कीम से एग्जम्प्ट किया गया है तो क्या वो एग्जम्पशन की क्वालिफिकेशन को मीट करती हैं? क्या उन इंडस्ट्रीज ने अपने इंप्लॉइज को पीएफ दिया है? अगर नहीं दिया है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन आप लोगों को लेने हैं। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ पावर आपके पास होती है, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलता है, और एक ऐसी पोस्ट है जहां पर आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी देख पाते हो। इसके ही इसके नीचे एक और पोस्ट आती है, वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। उसका भी एग्जाम रेगुलर नहीं होता है। 17 में हुआ था, 2017 में, फिर 2021 में, फिर 2023 में हुआ। ये एक लेवल नीचे पोस्ट है कंपेयर टू एपीएफसी। एपीएफसी लेवल 10 है और ये लेवल 8 है। ये है क्लास बी पोस्ट। और यहां पर जब आप इस पोस्ट को क्वालिफाई करेंगे तो अगेन आपका काम ईपीएफओ के जो डिफरेंट स्कीम्स या एक्ट है उनको इन्फोर्स करना रहेगा। बट यहां पर आप एक डुअल प्रोफाइल का जो है जिम्मा उठाते हो। पहले आप कुछ दिनों अकाउंट ऑफिसर रहते हो, आप क्लेम्स वगैरह सेटल करते हो, ठीक है, आप डिस्बर्स करते हो क्लेम वगैरह को, और उसके बाद 2 साल के बाद आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हो, जहां पर आप फील्ड में जाके विजिट करते हो और चेक करते हो कि भाई इंडस्ट्री ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल है ये इससे एक लेवल नीचे है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी एग्जाम से जो हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो आप में से सभी बच्चों ने यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। तो जब आप आईएएस या आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी ज्वाइनिंग लेवल 10 पे ही होती है और आप क्लास से ऑफिसर ही बनते हैं। तो ये जो एपीएफसी की पोस्ट है इसका जो ज्वाइनिंग लेवल है या जो ज्वाइनिंग पे मैट्रिक्स है वो सिमिलर है एक आईएएस और आईपीएस के। तो यहाँ पे ये एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। नो डाउट किसी भी दिन आईएएस और आईपीएस पोस्ट इससे बेटर है, बट अगर वो नहीं मिल पा रही है तो ये भी बहुत अच्छी है। मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत गई गुजरी, बहुत अच्छी पोस्ट है अगर वो नहीं मिल पा रही है। इसका जो ये पोस्ट है क्लास बी पोस्ट, लेवल 8 पोस्ट, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ये ऐसी पोस्ट है जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, जो हमारी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करने टॉप मोस्ट पोस्ट होती है उनके पैरेलल है। तो ये आपको एक रिलेटिव मैंने जो है पोस्ट के बारे में जो है जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें क्यों करनी चाहिए और कहां पे हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन काम आने वाली है। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन इसलिए काम आने वाली है कि इस एग्जाम का लगभग 70% सिलेबस ऐसा है जो कि कॉमन है विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। देखिए मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगा, आप हाँ हिलाइए गर्दन कि आपके वो कंपोनेंट यूपीएससी सीएससी में थे या नहीं थे। इंडियन पॉलिटी, हाँ। मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ। इंडियन कल्चर, यस। जर्नल साइंस, यस। इंडियन इकोनॉमी, यस। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का आपको डिकोडेड वर्जन बताता हूं। पॉपुलेशन में हम ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं। डेवलपमेंट में हम जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, वो कवर करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन में हम ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है कि भाई उसका इंपैक्ट क्या हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी में, वो कवर करते हैं। अब आपकी गर्दन इसमें भी हाँ मिल गई होगी कि भाई ये टॉपिक मैंने यूपीएससी सीएससी में पढ़े हुए हैं। फिर दोस्तों आपने क्वांट पढ़ा हुआ है, आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है और आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है। तो ये 8-9 कंपोनेंट जो मैंने बोले हैं, ये 9 के 9 कंपोनेंट आपके एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में भी आते हैं। तो ये सिलेबस कॉमन हो गया। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जैसे आईआर एंड लेबर लॉ। आईआर एंड लेबर लॉ से एग्जाम में एपीएफसी में 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आईआर एंड लेबर लॉ से आप पॉलिटी के नॉलेज से सॉल्व कर पाएंगे। सोशल सिक्योरिटी में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आएंगे और वहां पर भी 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एपीएफसी की प्रिपरेशन में, सीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बाकी प्रिपरेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो अराउंड 70 से 75% पोर्शन ऐसा है जो आप अपनी यूपीएससी सीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट ऐसे आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, 15 क्वेश्चन की वेटेज है। स्टेट 1 क्वेश्चन के आसपास आता है। सोशल सिक्योरिटी एक्ट जहां से 4 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ जहां से अगेन अराउंड 15 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन जहां से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं इन सबको सम अप कर दूं तो लगभग 45 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी, जिनमें से अराउंड 35 क्वेश्चन आपको न्यू प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपको बहुत कायदे के साथ कह सकता हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमारी एक गाइड बुक मिलेगी, आप इस कंप्रेसिव गाइड बुक को पक्का डाउनलोड करिए, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के बारे में। और सबसे अच्छी बात है इसमें सॉल्व पीवाईक्यूज हैं। आप पीवाईक्यूज देखिएगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि भाई आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना नहीं करना चाहिए। आपको एक फीलिंग है कि भाई ये एग्जाम यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बना है और मुझे एग्जाम को देना चाहिए, ऐसी फीलिंग आपको पक्का, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो ये सिलेबस कंपैरिजन है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं वेटेज की बात करूं तो देखो इंडियन पॉलिटी की 10, इसमें मैं एक बार हल्का सा आपको पैटर्न बता देता हूं कि जो एग्जाम है ना, ये यूपीएससी वाले बच्चों को क्यों फॉलो करना चाहिए। मैं आपको इसका एक और रीजन देना चाहूंगा। दोस्तों यूपीएससी में आप लोग कितनी स्टेजेस फॉलो करते हैं एग्जाम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए? आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं और फिर आप इंटरव्यू देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं भाई इस एग्जाम में, एपीएफसी एग्जाम में या फिर ईओ एग्जाम में, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस।
प्रीलिम्स और इंटरव्यू, सॉरी प्रीलिम्स के बाद सीधा इंटरव्यू, कोई मेंस है ही नहीं, तो आपके चेहरे पे खुशी पक्का आएगी। जिन लोगों का हर बार मेंस फंसा रहा है उनके तो एक बहुत ही सौगात वाला एग्जाम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 ही स्टेज हैं, प्रीलिम्स और सीधा फिर आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्या है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 यूपीएससी वाली है, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन है, तो टोटल पेपर 300 मार्क्स का है। तो उन 120 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, क्वांट रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, कल्चर के 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन, पीडीजी के 3 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आप करंट अफेयर में प्रिपेयर करेंगे वो यहां पर भी काम आएंगी, और आयरन लेबर लॉ के 2 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो लगभग 75% पेपर आप यूपीएससी सीएससी में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, उसको इकट्ठा कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, और थोड़ा सा पोर्शन जो बचा है वो अलग से प्रिपेयर करके आप आगे एग्जाम्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। और दोस्तों आपको टाइम कैसे डिवोट करना चाहिए कि भाई अगर आप लोग ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर 2026 एग्जाम, तो उस केस में आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना चाहिए कि आप दिन में अगर मान लो आप 100% टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, 100% का मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 आवर की प्रिपरेशन करी पर डे फॉर यूपीएससी एग्जाम, 100% टाइम आपका 10 आवर है, तो इसमें से 40% टाइम लगभग 4 घंटे आप डेली दीजिए उन कंपोनेंट को जो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्जाम में आने वाले हैं, लाइक ऑप्शनल, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, देन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, ये आप इस वाली शिफ्ट में प्रिपेयर करिए। सेकंड शिफ्ट में आप उन कंपोनेंट को प्रिपेयर करिए जो आपके दोनों एग्जाम्स में आते हैं, एपीएफसी में भी आते हैं, ईओ में आते हैं। लगभग 40% टाइम, लगभग 4 घंटे दिन का उन कंपोनेंट्स को दीजिए जो दोनों एग्जाम में काम आएंगे। लेकिन जब आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आप सीएससी के लेवल के हिसाब से इनको प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवनिंग में आप 2 घंटे, बस डेली 2 घंटे नेक्स्ट 3 महीने के लिए उन कंपोनेंट को देना शुरू कर दीजिए जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। ट्रस्ट में आराम से अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी और फिर आप इस एग्जाम को अच्छे से हैंडल भी कर पाओगे। तो ये एक अप्रोच मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वहां पे फोन नंबर के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं मुझे। तो ये एग्जाम आपके लिए एक डुएबल एग्जाम है, अप्रोचेबल एग्जाम है, जिसको आपको हैंडल करना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी से अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ट्रस्ट में जरूरी नहीं कोर्स लेना, बट अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो हमने मल्टीपल कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, वो है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, क्योंकि हम ये कोर्स उन बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं जिनका जीएस और क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिनको उनमें टेंशन नहीं है। लेकिन स्पेशल कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, वो यहाँ पर हमने अच्छे से कवर किए हैं एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वीडियोस भी हैं, नोट्स भी हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज क्विज भी हैं। तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो दिस वीडियो वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो अगेन मैं आपको बहुत रीट्रेशन के साथ बताना चाहूंगा कि मेरा पर्पस आप लोगों को इस एग्जाम की तरफ धकेलना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको ऑप्शन देना। आप रैशनली डिसाइड करिए कि भाई आपको इस एग्जाम की तरफ आना है या नहीं आना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।